अभिमन्यु जी, इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हो कि जो भैरव सिंह जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान बीजेपी पार्टी नहीं दे पाई? क्या आप इस बात से सहमत हो? 100% सहमत हूँ। जो सम्मान श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को देना चाहिए था, और खासकर उनके निधन के बाद में 5 साल सरकार रही हमारी पार्टी की, एक भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसको हम गर्व से कह सकें कि शेखावत साहब की स्मृति में ऐसा काम हुआ है। प्रताप सिंह जी खाचरेवाल साहब के रिलेटिव है, वो कांग्रेस में, उनसे रिश्ते किस प्रकार के? निजी तौर पर रिश्ते हमारे हमेशा अच्छे रहे हैं, और भगवान से आशा करता हूँ आगे भी अच्छे रहेंगे। बीच में उनके कुछ कथन थे जिससे मुझे बहुत नाराजगी हुई थी, तो मैंने उसको, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था तो मैंने भी मीडिया के सामने आके पहली बार कहा, और वो तो कहते रहते हैं। लेकिन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा युवाओं से एक ही आग्रह है कि आज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, राजस्थान में जातिवाद के नाम पे युवा बहुत ज्यादा नकारात्मक जातिवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं युवाओं की एक उमंग, एक युवा सोच, युवाओं के चहेते विद्याधर नगर से विधायक नरपत सिंह जी राजवी के सुपुत्र श्री अभिमन्यु सिंह जी राजवी से बात करते हैं आज अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब से। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है वर्चुअल राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? आपने जो राजनीति का सफर जो एक आप शुरुआत कर रहे हो, इसके बारे में जानना चाहूंगा मैं। मेरी शिक्षा, प्रारंभिक स्कूल शिक्षा जयपुर से, जयपुर के सवाई मानसिंह स्कूल से चालू हुई थी। इसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में संस्कृति स्कूल में मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी करी। इसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस अपना संपन्न किया था। अगर राजनीतिक प्रवेश की बात करें तो जब इस परिवार में जन्म हुआ था तब छोटे थे, तब तो राजनीति से नफरत थी, क्योंकि इस राजनीति की वजह से हमारे 24 घंटे हमें पुलिस घेरे रखती थी, सिक्योरिटी घेरे रखती थी। मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूम नहीं सकते थे, स्कूल घर के बाहर नहीं जा सकते थे। बचपन से तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि नफरत थी राजनीति से। लेकिन बड़े होते होते कब राजनीति के क्षेत्र में खुद घुस गया और खुद राजनीति का एक अंग बन गया, वो पता ही नहीं चला, और आज जैसा भी है आपके सामने है। अभिमन्यु जी, जाहिर सी बात है आप राजनीतिक परिवार से आते हो। राजनीति में एक ऐसे शख्सियत जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो? अगर मैं अपने परिवार के अलावा बात करूं तो मैं राजनीति में 2 ऐसी शख्सियतें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी। इन दोनों से मैंने, आज भी राजनीति की कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, कभी ऐसा लगता है कि बहुत गलत फील्ड में आ गए या क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तब भी इन 2 लोगों की कहानी से ज़रूर प्रेरणा मिलती है। अभिमन्यु जी, जाहिर सी बात है आपने अटल जी से भी मुलाकात की होगी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आपने मुलाकात की होगी। दोनों में से कौन सा नेतृत्व आपको हिंदुस्तान के लिए ठीक लगा? आज के समय में, आज जैसे भारत विरोधी ताकतें जितनी ताकतवर हैं, ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए मैं मानता हूं कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी को या हिंदुत्व की या सनातन संस्कृति की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाना था, और वो कार्य मैं मानता हूं कि अगर अटल जी के अलावा दुनिया में कोई भी होता तो वो काम नहीं हो पाता। कि बीजेपी, जिसको लोगों ने एक 2 जातियों की पार्टी बोला, जिसको लोगों ने शहर वालों की पार्टी बोला, करोड़पतियों की पार्टी बोला, उस पार्टी को हिंदुस्तान के लाखों गांवों तक ले जाने का काम, और उन गांवों के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करने का काम, और ऐसे कार्य करने वालों का नेतृत्व कोई कर सकता था और जो चेहरा कोई हो सकता था, तो वो अटल जी थे। आज जब हम देखते हैं कि आज जितनी राजनीतिक स्तर गिर चुका है, कितने ज्यादा, किस तरह से खुलेआम हमारी संस्कृति पर अटैक हो रहा है, हमारे देश के अंदर बैठे हुए देश के बड़े बड़े नेता तक विदेश में जाके इस देश का, सरकार का, हमारी भारत माता का एक तरीके से कहें तो चरित्र हनन करते हैं। ऐसे समय में इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत उपयुक्त नेता है। अभिमन्यु जी, वर्तमान में आपके पिताजी विद्याधर नगर से विधायक है। 2023 के इलेक्शन सामने है। जनता ये जानना चाहती है कि आप विद्याधर नगर से आपके पिताश्री अब की बार चुनाव लड़ेंगे या फिर हमें नया चेहरा अभिमन्यु सिंह जी राजवी दिखाई देंगे, या जयपुर की किसी अन्य सीट से? क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चाएं हो रही है कि अभिमन्यु जी भी जयपुर की किसी विधानसभा सीट से हमें चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है कि इतने अलग अलग विधानसभाओं से नाम चलते हैं।
कुछ नेता ऐसे होते हैं जो एक विधानसभा में भी नाम नहीं चलता लेकिन खुद को बड़ा नेता साबित करने में जिंदगी निकाल देते हैं। अब जहां तक चुनाव की बात है तो मैं लड़ूं या पिताजी लड़ें, हम लड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से। और हमने परिवार के रूप में निर्णय लिया है कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। हमारे में से ये नहीं है कि नहीं मुझे लड़ना है या पिताजी कहें कि उन्हें लड़ना है। हम जो जिसको पार्टी उपयुक्त समझेगी। मेरे बारे में जहां तक बात है तो मेरे बारे में जो मेरे पिता और जो मेरी पार्टी निर्णय करेगी मेरे लिए वो फाइनल है। हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा इतनी जरूर है कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। जो अलग अलग जगह से नाम चलाए जा रहे हैं उसके लिए मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि एक व्यक्ति, खासकर मुझ जैसा व्यक्ति जो इस राजनीतिक क्षेत्र में तब जुड़ा जब श्रद्धेय शेखावत साहब का देहावसान हो गया था, उनके जाने के बाद बीजेपी से जुड़ा हुआ, उसके बावजूद आज कई जगहों से नगर इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं। तो मैं इसमें शर्म की बात नहीं, मुझे बहुत हर्ष होता है, बहुत गौरव होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के मन में अपना दिल में अपनी जगह बना पाया हूँ। क्या अभिमन्यु जी ये बात सही है कि आपके पिताश्री या आपके माध्यम से बीजेपी से ये डिमांड की जा रही है कि मुझे पिताजी की जगह मुझे विद्याधर नगर से टिकट दी जाए? क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? 0% सच्चाई है। मैं और पिताजी, हमें कई बार अभी कुछ दिनों में पार्टी कार्यालय में हमें बुलाया गया था, हम लोग जाकर भी आए हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि 100 विधानसभाओं की चर्चा हमसे हमारे नेताओं ने करी है और हमारे परिवार के लिए क्या करना है, कौन लड़ेगा, क्या करेगा, ऐसे कोई हमारे से अभी तक बात नहीं हुई है और ना ही इस प्रकार की कोई लॉबिंग हमारी तरफ से की गई है। अभिमन्यु जी, आप उस परिवार से आते हो, उस विरासत से आते हो। आपके नानोसा हुक्म श्री बाबू साहब भैरू सिंह जी शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति रहे। क्या उनके नाम की कभी आपने सोचा था ऐसा कि आप उनका नाम से कभी इस मुकाम पर पहुंचोगे या फिर अपनी मेहनत से मुकाम पर पहुंचोगे? ये आपका एक युवा होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा। जिंदगी के जिस भी मुकाम पर मैं पहुंचूंगा, मुझे उस मुकाम पर पहुंचाने के पीछे सबसे बड़ा नाम ये होगा कि मैं श्रद्धेय भैरू सिंह जी शेखावत साहब के परिवार से आया हूँ। मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले और मुझसे ज्यादा केपेबल कई युवा इस प्रदेश के अंदर हैं। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उनका नाम से या फिर अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया? मैंने पिछले 10 वर्ष में मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दायित्व पर नहीं हूँ, एक जिले के दायित्व पर भी मैं नहीं हूँ। और श्रद्धेय शेखावत साहब के नाम से राजनीति अगर मुझे करनी होती सिर्फ, तो मैं उस समय राजनीति कर सकता था जब वो स्वयं जीवित थे। उनके निधन के बाद में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। उनके निधन के बाद में मुझे संगठन में जोड़ने के लिए तत्कालीन हमारे प्रदेश के जो प्रभारी थे कप्तान सिंह जी सोलंकी, उन्होंने मुझे राजनीति में एक दायित्व दिलवाया युवा मोर्चा में। उसके बाद में मैंने जो कुछ किया है, आज अगर उनके नाम से राजनीति करनी हो और उनके नाम का ही मुझे लाभ मिलना होता तो मैं आज पता नहीं राजनीति में किस स्तर पे होता। लेकिन मैं अपना प्रयास अपना जारी रखता हूँ और उनके नाम का मुझे हमेशा सहयोग मिलता है। दोनों बातें अपने आप जगह सही है। अभिमन्यु जी, आपके बाबू साहब जो राजस्थान में बाबू साहब के नाम से फेमस है, जिनका नाम प्रसिद्ध है, भैरू सिंह जी, उनकी कुछ ऐसी विशेष यादें जो आपको उनकी बार बार याद आती है या फिर हमारे साथ आप शेयर करना चाहो, ऐसी कुछ यादें? देखिए, ऐसी तो कई अनगिनत यादें हैं, कथा सुना सकता हूँ। लेकिन आज जैसे मैं आज दिन भर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा था, एक बूथ की मीटिंग लेते हैं, एक ढाणी की मीटिंग लेते हैं तो बीजेपी के 20 जने 25 जने हर जगह मिल रहे हैं। ये देख के मुझे एक कहानी याद आती है जो शेखावत साहब खुद नानो साहब में कई बार सुनाते थे। माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी उनके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने उन्हें कहा कि चोमू जाइए और जनसंघ की एक बैठक लेकर आइए। उन्होंने कहा साहब चोमू में चला जाऊंगा, लेकिन चोमू में कोई कार्यकर्ता हो तो नाम बताओ। उन्होंने कहा चोमू में कोई जनसंघ का कार्यकर्ता नहीं है, आपको जाना है और जनसंघ की बैठक लेके आनी है। तो शेखावत साहब गए, वहां पे उन्होंने अपने मुंह को साफे से ढका और एक टांगे पर लेकर दिन भर पूरे आसपास के गाँव में और चोमू शहर में घूमे कि जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष भैरू सिंह शेखावत आज आएंगे, आज शाम को बस स्टैंड पे उनका भाषण होगा, पधारे सभी उनके ओजस्वी वाणी को सुने। पूरा दिन उन्होंने चक्कर लगाया। शाम को आए, बस स्टैंड पे गए, वहां पे जाके दरियां बिछाई, खुद गए, नहा धो के आए, नए कपड़े पहन के और मंच पे जाके उन्होंने भाषण दिया। और उस भाषण को सुन के लोगों ने लगा कि यार हमने आवाज सुनी है, ये आदमी कौन है? तो बाद में पता चला ये वही आदमी है जो टांगे पे घूम के लोगों को आज मीटिंग के लिए बुला रहा था और वही भैरू सिंह शेखावत अब भाषण दे रहा है। तो उस जब उन्होंने बीजेपी को, इस जनसंघ को उस समय सींचने की उनकी जो कहानियां हैं, जो उनके प्रयास हैं, और खासकर आज जब भी कहीं जाता हूँ, किसी भी गांव में रुकते हैं तो कम से कम 2 जने 3 जने ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि शेखावत साहब का हमारे परिवार से जुड़ाव रहा है, हमारे गांव में रुके हुए हैं, हमारे दादाजी उनके खास मित्र थे। ये सब देखते हैं, उसी कारण से प्रेरणा मिलती है कि इस क्षेत्र में और इस पार्टी के साथ में हर परिस्थिति में रहना है
और प्रयास करते रहना है कि जो उनकी विचारधारा थी और जो उनका उन्होंने एक विस्तृत परिवार इस राजस्थान में कार्यकर्ताओं का खड़ा करा है, उनसे संबंध बनाए रखें, उस परिवार को जोड़े रखें। और इसीलिए ना चाहते हुए भी कई बार विपरीत परिस्थितियों के अंदर होने के बावजूद भी हम इस फील्ड में लगे रहते हैं। अभिमन्यु जी, इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हो कि जो भैरू सिंह जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान बीजेपी पार्टी नहीं दे पाई? क्या आप इस बात से सहमत हो? 100% सहमत हूँ। जो सम्मान श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को देना चाहिए था, और खासकर उनके निधन के बाद में 5 साल सरकार रही हमारी पार्टी की, एक भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसको हम गर्व से कह सकें कि शेखावत साहब की स्मृति में ऐसा काम हुआ है। लेकिन इस बात का दुख है, और ये दुख मेरे हिसाब से मेरे मन में रहेगा। अभिमन्यु जी, आप कह रहे हो कि दुख होगा, क्या बीजेपी पार्टी की ये खासियत रही है कि चाहे अटल जी को लिया जाए, चाहे आडवाणी साहब को लिया जाए, चाहे भैरू सिंह जी की बीजेपी की परिपाटी रही है कि जो बीजेपी पार्टी को जिसने खड़ा किया, उनके निधन के बाद में उनको पार्टी ने बुला दिया? क्या ये बात सही है? ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। अगर आज हम बात करें, आप प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में चले जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे नेहरू जी का चित्र लग रहा है, उनके बाद इंदिरा जी का चित्र है, उनके बाद में राजीव जी का चित्र है, उनके बाद में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी का चित्र है। मुश्किल से कोई एक आध जगह कहीं पे आपको हो सकता है कि नरसिम्हा राव जी का या लाल बहादुर शास्त्री जी का, मुश्किल से नरसिम्हा राव जी का तो कहीं मिलता ही नहीं है। तो ये बात सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, राजनीतिक पार्टियां सभी जो एक परिवारों के द्वारा नहीं चलाई जाती, जिस पार्टी को पता है कि इस नेता के जाने के बाद में उसका बेटा इस पार्टी को चलाएगा, उसके बाद में उसका बेटा चलाएगा, तो वहां तो इस प्रकार के काम नहीं होते। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके अंदर ऐसा कई बार देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शेखावत साहब के प्रति कुछ नेताओं के मन में सम्मान कम जरूर हुआ था, लेकिन जितना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में या बीजेपी के जो हमारे पुराने लोग हैं, जो सच्चे बीजेपी के लोग हैं, उनके मन में वो सम्मान की कमी नहीं है। और उसी सम्मान के कारण आज आप देख सकते हैं कि उनका जन्म शताब्दी वर्ष बीजेपी पूरे प्रदेश में मना रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर भारतीय जनता पार्टी के प्रपत्र पर, हर पत्र के ऊपर शेखावत साहब की जन्म शताब्दी वर्ष का लोगो लगाया गया है। और आज शेखावत साहब की स्मृति में पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी भाजपा कार्यालय हैं, वहां पे उनको याद किया जाता है, उनका चित्र लगाया जाता है, उनके स्मृति में कार्यक्रम होते हैं। और ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिसमें शेखावत साहब का नाम नहीं आता हो। आज प्रधानमंत्री जी जितनी बार राजस्थान आते हैं, हर बार राजस्थान में उनके उद्बोधन में वो शेखावत साहब को याद करते हैं, उनसे जुड़े हुए उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। अभिमन्यु जी, आपके समाज के कुछ वरिष्ठ लोग कहे या फिर युवा कहे, वह बीजेपी पर खुलेआम विरोध लगाते हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी पार्टी को भैरू सिंह जी की याद आती है। क्या ये सही है? चुनाव के समय ही बीजेपी पार्टी को भैरू सिंह जी याद आते हैं? भैरव सिंह जी की जन्म शताब्दी चुनाव के वर्ष में आ रही है, इसमें तो बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, ये तो इस बार की बात है। अगर बात करें 2022 की, 21 की, 20 की, ऐसा नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 2017 से पहले तक तो बहुत ज्यादा परेशानियां आती थी, तब तो बीजेपी को कभी भैरव सिंह जी याद नहीं आते थे। मुश्किल से कभी आए हो तो बात अलग है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुत परिवर्तन आया है, और शेखावत साहब के प्रति बीजेपी के नेताओं के मन में जो उनका आदर सम्मान है वो दिख रहा है। जहां तक बात है कि शेखावत साहब को एक्स्ट्रा सम्मान चुनाव के समय दिया जाता है, इस बात है तो सिर्फ शेखावत साहब नहीं है, अभी कोई छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी हैं, वो भी कहते हैं कि साहब आप चुनाव के समय हमें याद करते हो। तो वो तो इतने बड़े लोग हैं, चुनाव के समय नेचुरली अपने पुराने लोगों को, जिनके प्रति लोगों के मन में सम्मान है, जिनके प्रति लोगों के मन में आदर है, उनको कोई भी राजनीतिक दल ज्यादा याद करता है। इसमें जो कुछ युवाओं की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अगर वो इस बात को शेखावत साहब के प्रति श्रद्धा के कारण ये बात बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी उनके मन में सच्चाई भी है। लेकिन अगर सिर्फ बीजेपी को घेरने के लिए बात करते हैं, तो कम से कम जैसा अयोध्या आंदोलन के समय आचार्य रामचंद्र परमहंस जी ने कहा था, परमहंस रामचंद्र दास जी ने कहा था कि कम से कम बीजेपी संकट में तो राम को याद करती है, कांग्रेस वाले तो तब भी नहीं करते। चुनाव के समय भी अगर करती है तो बीजेपी करती है, कांग्रेस तो आज भी उनको काउंट ही नहीं करती। ज्यादातर तो लोग यही बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा कोई अगर मुख्यमंत्री अभी तक हुआ तो गहलोत साहब ने पिछले 5 साल में काम किया है। इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं। अभिमन्यु जी, 2023 के चुनाव नजदीक है, बीजेपी से सीएम पद का उम्मीदवार किसे देखते हैं? देखिए, ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, एनडीए के चेयरमैन साहब ने कह दिया, तो हम लोगों को तो कुछ आप युवा होने के नाते आप किसे उम्मीदवार देखते हैं? अभी उम्मीदवारों की हमारे पास ना तो कोई कमी है और ना हमारे पास कोई फिक्स उम्मीदवार है, दोनों बातें सही है। अगर बात करें राजस्थान में पहली बार बिना सीएम फेस की बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है पिछले कई वर्षों में, मेरे हिसाब से 30-40 सालों में। और लेकिन ये बात बीजेपी ने कैटेगोरिकली तय कर दी है
कि कोई किसी एक फेस के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो मेरे हिसाब से उसके बाद में ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो अभिमन्यु जी, इसका कारण ये है क्या कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास में चेहरे बहुत ज्यादा है? बहुत अच्छी बात है। ये चेहरे बहुत ज्यादा है, क्या उनके फेस के नाम पर चुनाव न लड़के मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये कारण बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, हमारे पास चेहरे बहुत ज्यादा है सीएम के हैं। तो अभिमन्यु जी, तो प्रधानमंत्री को ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि उन्हें स्टेट के मुख्यमंत्री के चुनाव में अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़े? नौबत नहीं आ जाती क्योंकि जनता उनको दिल से चाहती है, इसलिए कोई नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन यहाँ वालों में कोई दम नहीं है इसलिए उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता, अगर आज भी हम भी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाते हैं तो आज बीजेपी को जिस घर में जाते हैं लोग कहते हैं मोदी जी की वजह से आपको वोट देंगे। तो जब ये बात है, जब मोदी जी का लोकप्रियता है और लोग भी जो वोट दे रहे हैं वो कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम पे नहीं दे रहे, वो कोई उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम पे जो आप दे कह रहे हो कि लोकप्रिय है, तो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी अगर बहुमत में आती है तो सरकार बनाती है, तो मोदी जी तो यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। वो तो दुनिया में बनेंगे पता तो ही यहीं के। है। वो तो जो तो प्रदेश के मैं- लोग जानते हैं, जब बीजेपी कह रही है कि मोदी जी का नेतृत्व होगा, वो भी ये जानते हैं कि सीएम बनेंगे। जनता, युवा ये जानना चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दे तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? देखिए, बीजेपी के आपको क्या लगता है इस बारे में? बीजेपी के अंदर ऐसे संस्कार नहीं है कि हम लोग किसी और का चेहरा दिखाएं और किसी और को मुख्यमंत्री बना दें, जो पिछले 3 बार कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में किया है। युवाओं ने पिछली बार दिया था कांग्रेस को वोट, पायलट साहब के नाम पे, मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने थे। ऐसी परिस्थिति नहीं आए क्योंकि ये बीजेपी का निर्णय हो चुका है। आज हमारी अगर केंद्र नेतृत्व किसी एक को तय करता है तो हम उसके पीछे भी खड़े होने को सब तैयार हैं। लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया है कि किसी एक चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, हम संयुक्त मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके जीतने के बाद में मुख्यमंत्री के चेहरा तय होगा, तो उसके बाद में बार बार उसको अपने को घुमा के कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों नहीं है, उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता। अभिमन्यु जी, मैं जानना चाहूंगा, गहलोत साहब और पायलट खेमे के अंदर भी गुटबाजी चल रही है, बीजेपी में भी गुटबाजी है। 2023 का विधानसभा चुनाव में किसको बहुमत देखते हो आप? देखिए, मैं इतना सा कह सकता हूँ कि गुटबाजी बीजेपी में भी है, गुटबाजी 100% कांग्रेस में भी। गुटबाजी के कारण चुनाव का निर्णय नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। चुनाव का जो निर्णय आएगा वो इसलिए आएगा, विश्व का सबसे बड़ा कारण ये होगा कि आज राजस्थान के सत्ताधारी दल के जो एमएलएज हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री बनकर उस पूरे क्षेत्र के अंदर एक तरीके से भय का माहौल उन्होंने पैदा कर रखा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी, मैं राजनीति में पिछले 15 साल से हूँ, मैंने 2008, 13, 18 3 चुनाव बहुत अच्छे से देखे हैं। इन 3 चुनाव के अंदर मैंने इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी जितनी आज पहली बार देखने को मिल रही है। और लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे को किसी भी हालत में इस एमएलए से अपना छुटकारा चाहिए। इन लोगों ने जिस तरह से दादागिरी करी उससे छुटकारा चाहिए। अगर बात गुटबाजी की आती है तो गुटबाजी पहली बार बीजेपी में नहीं है। जब शेखावत साहब सीएम बनते थे तब उनके कद के, उनके साथ ही श्रद्धेय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, हरिशंकर जी भाभरा, ऐसे कई नेता थे इनके बारे में कहा जाता था कि इनमें गुटबाजी है, फैक्शंस हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है। और आज तो गहलोत साहब और पायलट साहब 2 नेता रह गए कांग्रेस में। आज से पहले हरदेव जोशी जी भी थे, गिरजा व्यास जी भी थी, शिवचरण माथुर जी भी थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी भी थे, हीरालाल जी देवपुरा भी थे। इनके भी अपने अपने, नवल किशोर शर्मा जी थे, नाथुराम मिर्जा जी थे, बरसा मदेना जी थे। उस टाइम में बड़ी गुटबाजी थी। गुटबाजी कोई पहली बार गुटबाजी के अंदर चुनाव हो रहा है वैसा नहीं है, हर बार गुटबाजी रहती है। हर पार्टी में अगर ज्यादा बड़ी पार्टी होती है उसमें नेता बहुत ज्यादा होते हैं, उनके अपने अपने गुट होते हैं। कोई नई बात तो ये है। अभिमन्यु जी, आप भी एक युवा हो, पायलट साहब भी एक युवा है। पायलट साहब और गहलोत साहब में आप किसको अच्छा मानते हो एज ए नेता? अगर एज ए नेता की बात करें, एज ए जननेता, एज ए राजनेता, एज ए नेता, तीनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। मैं पायलट साहब से, मुझे बहुत आशाएं थी क्योंकि हमने बहुत छोटे थे तब से हम राजेश पायलट साहब के बहुत बड़े फैन थे और सचिन जी को भी हम तब से ही जानते हैं। जब उनको मौका मिला था उनसे आशाएं बहुत थी, तो जो उनसे आशाएं थी उससे वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे। और गहलोत साहब से जो आशा थी वो गहलोत साहब ने पूरी करी। उनसे यही आशा थी कि वो इसी टाइप की सरकार चलाएंगे, इसी टाइप के वो अपने किसी भी तरह से खुद सीएम बने रहे, उनके दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के काम करेंगे, वो उन्होंने काम किया है। तो निराशा अगर सही में हुई है तो पायलट साहब से मुझे जरूर निराशा मिली है, क्योंकि उनसे आशाएं बहुत ज्यादा थी। गहलोत साहब का उनके प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन इस बार ये कह सकता हूँ 2018 से 23 के जो अशोक गहलोत हैं उनमें वो पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं थे जो पहले हमने उनके 98 वाले कार्यकाल में या 2008 वाले कार्यकाल में देखे थे। इस बार और उस बार वाले गहलोत साहब में जमीन आसमान का अंतर था। इस बार गहलोत साहब एक बहुत ही डरे हुए व्यक्ति, जिनको जनता से लेना देना नहीं था, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज से लेना देना था कि कैसे भी करके मैं सीएम कुर्सी में 5 साल बैठा रहूं और मुझे हटा के सचिन पायलट सीएम नहीं बन जाए। इसी सोच में उन्होंने अपना समय निकाल दिया।
अभिमन्यु जी, प्रताप सिंह जी खाचरेवाल साहब के रिलेटिव है, वो कांग्रेस में, उनसे रिश्ते किस प्रकार के? निजी तौर पर रिश्ते हमारे हमेशा अच्छे रहे हैं और भगवान से आशा करता हूँ आगे भी अच्छे रहेंगे। बीच में उनके कुछ कथन थे जिससे मुझे बहुत नाराजगी हुई थी, तो मैंने उसको, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था तो मैंने भी मीडिया के सामने आके पहली बार कहा। और वो तो कहते रहते हैं लेकिन मैंने एक ही बार कहा है और मैं आशा करता हूँ कि वो एक बार ही आखिरी बार है, कि परिवार की बातें अगर जब तक है परिवार के अंदर है तो ठीक रहेगा। मेरे और भी कई रिश्तेदार हैं जो कांग्रेस के अंदर हैं और सबसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और संबंध हमेशा अच्छे रहने भी चाहिए। हमारे सामने चुनाव सीताराम जी अग्रवाल लड़ते हैं, हमारे तो उनसे भी जब मिलते हैं तो उनसे रामाश्याम अच्छे से करते हैं, बड़े आदर भाव से करते हैं। ये हमारे संस्कार शुरू से रहे हैं। हम छोटे थे तब देखते थे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमारे घर पे आते थे और उन्हें बिल्कुल दो मित्रों की तरह वो और नानोसा साथ में बैठते थे। वही संस्कार लेके हम बड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि वही हम संस्कार देखते हैं और आगे भी जितना चला सके उन्हीं संस्कारों को आगे चलाएं। अभिमन्यु जी, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा युवाओं से एक ही आग्रह है कि आज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ राजस्थान में जातिवाद के नाम पे युवा बहुत ज्यादा नकारात्मक जातिवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज हमारे राजस्थान की हालत ये है कि गांव खाली हो रहे हैं, गांव छोड़ के बड़े शहरों में आना पड़ रहा है। जो जयपुर के लड़के हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के, उनको भी यहाँ छोड़कर पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर, पता नहीं कहाँ जाना पड़ रहा है। हमारे राजस्थान में अगर आप राजनीति की ओर एक बार उस व्यक्ति को वोट दीजिए, एक बार ऐसी हवा बनाइए कि युवा उसको वोट देगा जो हमारे यहाँ पे थोड़े रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, हमारे यहाँ पे हमें अपना गांव नहीं छोड़ना पड़े, हमें अपना परिवार नहीं छोड़ना पड़े, अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी पड़े। उस आधार पर, मूल्य के आधार पर राजनीति में अगर थोड़े युवा अग्रसर हों तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेरे मन में एक बहुत डर है जो मुझे दिख रहा है कि मेरी जनरेशन का युवा शायद हमारे बुजुर्गों से ज्यादा जातिवादी हो रहा है और अगर युवा ही जातिवादी हो जाएगा तो सनातन संस्कृति का क्या होगा और हमारे गांव शहर और हमारे राजस्थान का क्या होगा, वो सोच के मुझे बड़ा डर लगता है। वर्चुअल राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद।